हम लोग जब सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो कुछ उनके फाउंडेशनल टेक्स्ट के बारे में सोचते हैं। एक सभ्यता को स्थापित करने के लिए कौन से ग्रंथ, तो वो ऐसे ग्रंथ की अगर सूची बनाई जाए और जिसमें वेद पुराण महाभारत रामायण अभिज्ञान शाकुंतलम उत्तर रामचरित सिद्ध साहित्य कथा सरित सागर गीत गोविंद कबीर का बीजक रामचरितमानस, उसमें दीवाने गालिब को भी शामिल करना जरूरी है, क्योंकि वो एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है भारतीय सभ्यता। वो एक तरफ तो जिंदगी को, मनुष्य के अस्तित्व को, मनुष्य के भविष्य को, उसकी संभावना को सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन वो अस्तित्व के बारे में, जीवन के बारे में, प्रकृति के बारे में, प्रेम के बारे में, ब्रह्मांड तक के बारे में प्रश्न भी पूछते हैं, उनमें से कुछ उत्तर भी देते हैं। तो इन सब को लेकर भारतीय सभ्यता में जो लंबी प्रश्नाकुलता रही है वो गालिब में एक नए मुकाम पर पहुंचती है। क्यों? गालिब दार्शनिक नहीं है, कोई लेखक दार्शनिक नहीं होता, लेकिन उसका अपना अद्वितीय कविता विचार होता है, यानी वो कविता के माध्यम से सोचता है। दार्शनिक ना होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे दर्शन नहीं है, विचार नहीं है, का मतलब ये है कि वो कविता के हिसाब से विचार है। बस के हूं गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, मोए आतिश हृदय है हल्का मेरी जंजीर का। ये दीवान की पहली गजल से है। और मैंने ये सोचा कि आखिर गालिब की कविता ने भारतीय कविता की परंपरा में क्या जोड़ा। कुछ तो प्रेम पर पहले भी लिखा जाता था, विरह पर पहले भी लिखा जाता था, इत्यादि इत्यादि। तो मुझे ये समझ में आया कि गमे हस्ती, नाउमीदी और गम में भी एक तरह की खुशी, जिसको अली सदात जाफरी ने जिसका अपनी भूमिका में जिक्र भी किया है, इनका कुछ मिला जुला सा एक तत्व बनता है। और मुझे तो कई बार ये लगता है कि गालिब से बड़ा निराशा का कोई कवि भारतीय कविता में हुआ ही नहीं, जहां तक हम जानते हैं। कम से कम निराशा के जो बड़े कवि हैं भारतीय कविता में, उनमें गालिब का नाम बहुत ऊंचा, अगर सबसे ऊंचा नहीं। एक दूसरी बात यह भी है कि गालिब के यहां दोनों चीजें एक साथ हैं। कहां तो उसी गजल में शुरू में है कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, तो दर पर पड़े होने का जो बहुत ही एक घरेलू किस्म का बिंब है। और उसी में है कि यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूं मैं। तो ये जो एक छोटे से बहुत आम जिंदगी के रूपक से लेकर एक ब्रह्मांड के रूपक तक चले जाना, ये जैसा कबीर ने किया, तुलसीदास ने किया, बड़े कवियों ने किया है, वो ब्रह्मांड को भी अपनी हथेली में चावल के दानों की तरह ला सकते हैं, इसीलिए बड़े कवि होते हैं। अभी जिसका जिक्र किया है, कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। मुझे याद आता है योग वाशिष्ठ में कहा गया है कि ये दुनिया जो है, ये कहानी खत्म होने के बाद जो असर बाकी रहता है वो ये दुनिया है। ये योग वाशिष्ठ में कहा गया है। तो अगर इसको आप याद करें कि गालिब जो ये कह रहा है कि है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यार, ये एक कॉस्मिक किस्म का बिंब है जो ठीक उसी तरह का है जैसा योग वाशिष्ठ में है। अब कई बार
हमारे यहाँ रस की परंपरा रही है, हम मानते ये रहे हैं कि भारतीय परंपरा में रस सिद्धांत ही केंद्रीय रहा है, राग नहीं रहा, ये और बात है। और हम कैसे समझें गालिब के यहाँ कौन सा रस है, यानी हम सब उसको पसंद करते हैं, उसमें मजा आता है, उसको याद करते हैं, कोई ना कोई तो ससुरा रस होगा। वो रस क्या, यानी हमें हस्ती, नाउमीदी, तमन्ना और अपने वजूद की व्यर्थता का तीखा एहसास। गालिब से ज्यादा हरचंद कह रहे कि है नहीं है, हाँ खाइयो मत कोई फरेब हस्ती हल्का तो ऐसा आप जानते हैं आप। तो ये इसका जो एक मिला जुला रस बनता है, मैं नहीं जानता कि उसको क्या नाम दिया जाए, तो बहरहाल वो रस होगा क्योंकि हमें पसंद आता है। आखिर रस की एक आजकल जो आधुनिक या उत्तर आधुनिक भाषा है उसमें एक रिपब्लिक ऑफ इमेजिनेशन का बहुत जिक्र होता है। अब ये किताब भी एक ईरानी महिला ने लिखी है, इसका नाम ही है रिपब्लिक ऑफ इमेजिनेशन। और जाहिर है कि अपनी कल्पना का एक रिपब्लिक बनाना, असल में तो हर वक्त दो रिपब्लिक होते हैं, एक रिपब्लिक जो हम जमीन पर बनाते हैं और एक वो रिपब्लिक जो हम अपनी कल्पना में बनाते हैं। हमारे मित्र श्रीकांत वर्मा की पंक्ति थी कि कौशल कल्पना में गणराज्य है, यानी वैसे गणराज्य नहीं है। तो हम भी ये जानते हैं कि हमने बनाया तो एक लोकतंत्र है और संविधान में उसकी सारी, लेकिन जो असल लोकतंत्र बना है उसमें और जो संविधान में कल्पना की गई है उस लोकतंत्र में बहुत दूरी है, तनाव भी है, द्वंद्व भी है। मुझे कई बार लगता है कि गालिब ने एक तरह के कॉस्मिक रिपब्लिक ऑफ इमेजिनेशन को बनाने की चेष्टा की, जो सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं है, उस दुनिया के पार भी, अर्श के उधर होता काश के मकान अपना। जब त्रिपाठी जी कह रहे थे कि वो घर गालिब के यहाँ, तो मैंने कोशिश की थी एक जमाने में, अभी भी वो आधी अधूरी पड़ी हुई है, कि कबीर के यहाँ जो घर है वो गालिब के यहाँ आते आते क्या हो जाता है। कबीर के यहाँ तो ये है कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, लेकिन गालिब के यहाँ आते आते वो घर खंडहर हो चुका है, फूका एक तरह से फूका जा चुका है। तभी वो कहते हैं कि क्या हम बयाबा में हैं, घर में बाहर आई है। तो ये जो घर था, असल में चूंकि हम लोग कविता की सामाजिक व्याख्या करने के बहुत आदी हैं, त्रिपाठी जी और तो और भी अधिक, मुझसे कहीं अधिक, तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि कविता भी एक घर है। और दरअसल कबीर और गालिब दोनों को जिस घर की तलाश थी या जो घर उनको अंततः मिला वो उनकी कविता का ही, वो घर कहीं और नहीं हो सकता था, यानी वो शब्दों से ही बन सकता था। वो एक कॉस्मिक रिपब्लिक ऑफ इमेजिनेशन ही हो सकता था। मुझे याद नहीं आता कि भारतीय कविता ने कभी ये कहा हो, किसी और कवि ने, कि मैं एक असंभव उद्यान का पक्षी, यानी अपने को असंभव एक कि मैं हूं, लेकिन मैं मतलब अनबलीबे गुलशने ना आफरीदा। जहां तक मेरी जानकारी बहुत कम है, बाकी तो और भी ज्यादा कम है। मुझे नहीं मालूम कि किसी और भारतीय कवि ने कभी ऐसा कहा हो कि मैं एक असंभव बगीचे की अंधलीब, जो ऐसा बगीचा जो अभी होने वाला है। और इसमें फिर मुझे याद आता है, संस्कृत में कहा गया, पारे काव्य संसारे कवि रेको प्रजापति। कवि एकमात्र प्रजापति है जो अपने जैसा उसको पसंद आए वैसा संसार बनाता है। तो ये ऐसा अंधलीब है
जिसको जैसा पसंद आता है वैसा बगीचा सजाता है, और वो बगीचा असंभव है। गालिब संभावना के कवि उतने नहीं हैं जितने असंभावना के कवि। और ये आसान बात नहीं है। संभावना के कवि होना, उम्मीद दिलाना कि आगे चल के सब ठीक ही हो जाएगा और ये तो थोड़े वक्त का मामला है और हम इससे निपट लेंगे वगैरह वगैरह, ये उम्मीद दिलाने का काम गालिब नहीं करता। मैंने एक बार सूची बनाई थी, उसका मौका नहीं है, कि गालिब की गजलों में क्यों कर हो वगैरह वगैरह, ये जो प्रश्नवाचक हैं ये कितने हैं। तो ऐसी 100-150 पंक्तियां से ज्यादा होंगी जिनमें ये प्रश्नवाचकता निरंतर व्याकरण के विन्यास में ही घुसी हुई। और एक तरह की हेकड़ी भी है। हम लोगों ने तभी अध्यात्म की हेकड़ी देखी है यमुना के किनारे, लेकिन गालिब की जो हेकड़ी है वो दूसरे किस्म की हेकड़ी है। वो ये जो, और यही बड़ा कवि जो है वो अंततः विधाता को चुनौती देता है। वो बड़ा कवि हो ही नहीं सकता जो इस सृष्टि को बनाने वाले के बरक्स एक प्रतिसृष्टि की कल्पना न करे और उस प्रतिष्ठित पर इसरार न करे। और आतश अफरोजिए चक्षोलह ईमा तुझसे, चश्मक आदाइए सद शहर चरागा मुझसे। मैं शहर बनाता हूं, मैं उसमें रोशनी लाता हूं, भले तूने। ये जो हिकड़ी है, ये जो कवि का एक हमारे क्या कहेंगे औद्धत्य है। मतलब ये कि होंगे आपने दुनिया बनाई होगी, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है। हाँ, बड़ा कवि वो भी है जो किसी पारंपरिक रूपक को बदल के उसमें ऐसा अर्थ डाल दे जिसकी आपने आमतौर पर उम्मीद न की। एक शेर है तमाशा गाहे सोजे ताज हर यक अजवे तन, जो चिरागाने दिवाली सख बसख जलता। अब दिवाली तो हंसी खुशी का त्योहार है और उसके जो दिए हैं उनको आप खुशी और विजय इत्यादि से जोड़ते हैं, उसको अपनी यातना के रूपक में बदल देना ये बड़ा कवि कर सकता है। और गालिब के यहाँ इस पर, हालांकि उर्दू में शायद बात हुई होगी और शायद इस पर लिखा भी गया होगा। एक जमाने में ये चर्चा होती थी कि तमन्ना को लेकर कुछ किया जाना चाहिए, गालिब में जो तमन्ना का रूप है वो क्या है वगैरह। मुझे लगा कि गालिब के यहाँ उरियानी का भी जिक्र है। और उनकी जो आखिरी, आप सोचें कि पहले उसमें तो पहली गजल में ही कहा जा रहा है कि कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। वहां कम से कम कागजी पैरहन तो है, लेकिन आगे आते आते असल बज़्म तमाशा में तगाफुल पर्दादारी है। अगर ढांपे तो आंखें ढांप, हम तस्वीरें उरियां हैं। ये वो बड़ा कवि है जो शुरू करता है कागजी पैरहन से और फिर आपसे कहता है कि बहुत हुआ, अब मैं जहां हूं तू आंखें ढांप, क्योंकि हम तस्वीरें उरियां हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। हम लोग जब सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो कुछ उनके फाउंडेशनल टेक्स्ट के बारे में सोचते हैं। एक सभ्यता को स्थापित करने के लिए कौन से ग्रंथ
तो वो ऐसे ग्रंथ की अगर सूची बनाई जाए और जिसमें वेद पुराण महाभारत रामायण अभिज्ञान शाकुंतलम उत्तर रामचरित सिद्ध साहित्य कथा सरित सागर गीत गोविंद कबीर का बीजक रामचरित मानस, उसमें दीवाने गालिब को भी शामिल करना जरूरी है, क्योंकि वो एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है भारतीय सभ्यता। वो एक तरफ तो जिंदगी को, मनुष्य के अस्तित्व को, मनुष्य के भविष्य को, उसकी संभावना को सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन वो अस्तित्व के बारे में, जीवन के बारे में, प्रकृति के बारे में, प्रेम के बारे में, ब्रह्मांड तक के बारे में प्रश्न भी पूछते हैं, इनमें से कुछ उत्तर भी देते हैं। तो इन सब को लेकर भारतीय सभ्यता में जो लंबी प्रश्नाकुलता रही है वो गालिब में एक नए मुकाम पर पहुंचती है। क्यों? गालिब दार्शनिक नहीं है, कोई लेखक दार्शनिक नहीं होता, लेकिन उसका अपना अद्वितीय कविता विचार होता है, यानी वो कविता के माध्यम से सोचता है। दार्शनिक न होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे दर्शन नहीं है, विचार नहीं है, का मतलब यह है कि वो कविता के हिसाब से विचार है। बस गेहूं गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, मोए आतिश हृदय है हल्का मेरी जंजीर का। ये दीवान की पहली गजल से है। और मैंने ये सोचा कि आखिर गालिब की कविता ने भारतीय कविता की परंपरा में क्या जोड़ा। कुछ तो प्रेम पर पहले भी लिखा जाता था, विरह पर पहले भी लिखा जाता था, इत्यादि इत्यादि। तो मुझे ये समझ में आया कि गमे हस्ती, नाउमीदी और गम में भी एक तरह की खुशी, जिसको अली सदात जाफरी ने जिसका अपनी भूमिका में जिक्र भी किया है, इनका कुछ मिला जुला सा एक तत्व बनता है। और मुझे तो कई बार ये लगता है कि गालिब से बड़ा निराशा का कोई कवि भारतीय कविता में हुआ ही नहीं, जहां तक हम जानते हैं। कम से कम निराशा के जो बड़े कवि हैं भारतीय कविता में, उनमें गालिब का नाम बहुत ऊंचा होगा, अगर सबसे ऊंचा नहीं। एक दूसरी बात यह भी है कि गालिब के यहां दोनों चीजें एक साथ हैं। कहां तो उसी गजल में शुरू में है कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, तो दर पर पड़े होने का जो बहुत ही एक घरेलू किस्म का बिंब है। और उसी में है कि या रब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूं मैं। तो ये जो एक छोटे से बहुत आम जिंदगी के रूपक से लेकर एक ब्रह्मांड के रूपक तक चले जाना, ये जैसा कबीर ने किया, तुलसीदास ने किया, बड़े कवियों ने किया है, वो ब्रह्मांड को भी अपनी हथेली में चावल के दानों की तरह ला सकते हैं, इसीलिए बड़े कवि होते हैं। अभी जिसका जिक्र किया है, कहां तमन्ना का दूसरा कदम यार, हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। मुझे याद आता है योग वाशिष्ठ में कहा गया है कि ये दुनिया जो है, ये कहानी खत्म होने के बाद जो असर बाकी रहता है वो ये दुनिया है। ये योग वाशिष्ठ में कहा गया। तो अगर इसको आप याद करें कि गालिब जो ये कह रहा है कि है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यार, ये एक कॉस्मिक किस्म का बिंब है जो ठीक उसी तरह का है जैसा योग वाशिष्ठ में है। अब कई बार हमारे यहाँ रस की परंपरा रही है, हम मानते ये रहे हैं कि भारतीय परंपरा में रस सिद्धांत ही केंद्रीय रहा, राग नहीं रहा, ये और बात है। और हम कैसे समझें गालिब के यहाँ कौन सा रस है?
यानी हम सब उसको पसंद करते हैं, उसमें मजा आता है, उसको याद करते हैं, तो कोई ना कोई तो ससुरा रस होगा। वो रस क्या है? यानी हमें हस्ती, नाउमीदी, तमन्ना और अपने वजूद की व्यर्थता का तीखा एहसास। गालिब से ज्यादा हर चंद कहें कि है नहीं है, हाँ खाइयो मत कोई फरेब हस्ती हल्का तो ऐसा आप जानते हैं आप। तो ये इसका जो एक मिला जुला रस बनता है, मैं नहीं जानता कि उसको क्या नाम दिया जाए, तो बहरहाल वो रस होगा क्योंकि हमें पसंद आता है। आखिर रस की एक आजकल जो आधुनिक या उत्तर आधुनिक भाषा है उसमें एक रिपब्लिक ऑफ इमेजिनेशन का बहुत जिक्र होता है। अब ये किताब भी एक ईरानी महिला ने लिखी है, इसका नाम ही है रिपब्लिक ऑफ इमेजिनेशन। और जाहिर है कि अपनी कल्पना का एक रिपब्लिक बनाना, असल में तो हर वक्त दो रिपब्लिक होते हैं। एक रिपब्लिक जो हम जमीन पर बनाते हैं और एक वो रिपब्लिक जो हम अपनी कल्पना में बनाते हैं। हमारे मित्र श्रीकांत वर्मा की पंक्ति थी कि कौशल कल्पना में गणराज्य है, यानी वैसे गणराज्य नहीं है। तो हम भी ये जानते हैं कि हमने बनाया तो एक लोकतंत्र है और संविधान में उसकी सारी, लेकिन जो असल लोकतंत्र बना है उसमें और जो संविधान में कल्पना की गई है उस लोकतंत्र में बहुत दूरी है, तनाव भी है, द्वंद्व भी है। मुझे कई बार लगता है कि गालिब ने एक तरह के कॉस्मिक रिपब्लिक ऑफ इमेजिनेशन को बनाने की चेष्टा की, जो सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं है, उस दुनिया के पार भी अर्श के उधर होता काश के मकान अपना। जब त्रिपाठी जी कह रहे थे कि वो घर गालिब के यहाँ, तो मैंने कोशिश की थी एक जमाने में, अभी भी वो आधी अधूरी पड़ी हुई है, कि कबीर के यहाँ जो घर है वो गालिब के यहाँ आते आते क्या हो जाता है। कबीर के यहाँ तो ये है कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, लेकिन गालिब के यहाँ आते आते वो घर खंडहर हो चुका है, फूका एक तरह से फूका जा चुका है। तभी वो कहते हैं कि क्या हम बयाबा में हैं, घर में बाहर आई है। तो ये जो घर था, असल में चूंकि हम लोग कविता की सामाजिक व्याख्या करने के बहुत आदी हैं, त्रिपाठी जी और भी अधिक, मुझसे कहीं अधिक, तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि कविता भी एक घर है। और दरअसल कबीर और गालिब दोनों को जिस घर की तलाश थी या जो घर उनको अंततः मिला वो उनकी कविता का ही, वो घर कहीं और नहीं हो सकता था। यानी वो शब्दों से ही बना जा सकता, बन सकता था। वो एक कॉस्मिक रिपब्लिक ऑफ इमेजिनेशन ही हो सकता था। मुझे याद नहीं आता कि भारतीय कविता ने कभी ये कहा हो, किसी और कवि ने, कि मैं एक असंभव उद्यान का पक्षी, यानी अपने को असंभव एक कि मैं हूं लेकिन मैं मतलब अंदलीबे गुलशने ना आफरीदा। मेरी जहां तक मेरी जानकारी बहुत कम है, बाकी तो और भी ज्यादा कम है। मुझे नहीं मालूम कि किसी और भारतीय कवि ने कभी ऐसा कहा हो कि मैं एक असंभव बगीचे की अंदली, जो ऐसा बगीचा जो अभी होने वाला है। और इसमें फिर मुझे याद आता है, संस्कृत में कहा गया पारे काव्य संसारे कबीरे को प्रजापति। कवि एकमात्र प्रजापति है जो अपने जैसा उसको पसंद आए वैसा संसार बनाता है। तो ये ऐसा अंधलीब है जिसको जैसा पसंद आता है वैसा बगीचा सजाता है, और वो बगीचा असंभव है। गालिब संभावना के कवि उतने नहीं हैं जितने असंभावना के कवि।
और ये आसान बात नहीं है। संभावना के कभी होना, उम्मीद दिलाना कि आगे चल के सब ठीक ही हो जाएगा और ये तो थोड़े वक्त का मामला है और हम इससे निपट लेंगे वगैरह वगैरह, ये उम्मीद दिलाने का काम गालिब नहीं करता। मैंने एक बार सूची बनाई थी, उसका मौका नहीं है, कि गालिब की गजलों में क्यों कर हो वगैरह वगैरह, ये जो प्रश्नवाचक हैं ये कितने हैं। तो ऐसी 100-150 पंक्तियां से ज्यादा होंगी जिनमें ये प्रश्नवाचकता निरंतर व्याकरण के विन्यास में ही घुसी हुई। और एक तरह की हेकड़ी भी है। हम लोगों ने तभी अध्यात्म की हेकड़ी देखी है यमुना के किनारे, लेकिन गालिब की जो हेकड़ी है वो दूसरे किस्म की हेकड़ी है। वो ये जो, और यही बड़ा कवि जो है वो अंततः विधाता को चुनौती देता है। वो बड़ा कवि हो ही नहीं सकता जो इस सृष्टि को बनाने वाले के बरक्स एक प्रति सृष्टि की कल्पना न करे और उस प्रति पर इसरार न करे। और आतश अफरोजिए चक्षोलह ईमा तुझसे, चश्मक आराइए सद शहर चरागा मुझसे। मैं शहर बनाता हूं, मैं उसमें रोशनी लाता हूं, भले तूने। ये जो हिकड़ी है, ये जो कवि का एक हमारे क्या कहेंगे औद्धत्य है ना। मतलब ये कि होंगे आपने दुनिया बनाई होगी, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है। हाँ, बड़ा कवि वो भी है जो किसी पारंपरिक रूपक को बदल के उसमें ऐसा अर्थ डाल दे जिसकी आपने आमतौर पर उम्मीद न की। एक शेर है तमाशा गाहे सोजे तार हर यक अजवे तन, जो चिरागाने दिवाली सख्त बसख्त जलता। अब दिवाली तो हंसी खुशी का त्योहार है और उसके जो दिए हैं उनको आप खुशी और विजय इत्यादि से जोड़ते हैं, उसको अपनी यातना के रूपक में बदल देना ये बड़ा कवि कर सकता है। और गालिब के यहाँ इस पर, हालांकि उर्दू में शायद बात हुई होगी और शायद इस पर लिखा भी गया होगा। एक जमाने में ये चर्चा होती थी कि तमन्ना को लेकर कुछ किया जाना चाहिए, गालिब में जो तमन्ना का रूप है वो क्या है वगैरह। मुझे लगा कि गालिब के यहाँ उरियानी का भी जिक्र है। और उनकी जो आखिरी, आप सोचें कि पहले उसमें तो पहली गजल में ही कहा जा रहा है कि कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। वहां कम से कम कागजी पैरहन तो है, लेकिन आगे आते आते असल बज़्म तमाशा में तगाफुल पर्दादारी है। अगर ढांपे तो आंखें ढांप, हम तस्वीरें उरियां हैं। ये वो बड़ा कवि है जो शुरू करता है कागजी पैरहन से और फिर आपसे कहता है कि बहुत हुआ, अब मैं जहां हूं तू आंखें ढांक, क्योंकि हम तस्वीरें उड़ियां हैं। धन्यवाद।